प्रोफेसर नरेश भटनागर जी हमारे साथ हैं। सर, आप जो हैं वो आईआईटी दिल्ली में R&D डीन हैं। सर, आज 3 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ में। DRDO चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद थे और आईआईटी दिल्ली चेयरमैन, दोनों ने मिलकर जो इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट जो वेट की बुलेट प्रूफ जैकेट है उसके बारे में। वो कितना लाइट वेट है वो? देखिए, ये जो लाइट वेट बना है ये दुनिया का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बना है, जो कि 2009 से इसके ऊपर कार्य शुरू हुआ था आईआईटी दिल्ली में। 2017 में DRDO ने सपोर्ट किया और 2020 में लैब बनी और उसके बाद अब लास्ट ईयर भी ये तैयार हो चुका था। अब इंडस्ट्री इसको लेने आई है क्योंकि वो पूरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नेशनल डेलीज़ में गए और सबका शॉर्टलिस्टिंग हुआ। 9 इंडस्ट्रीज़ ने इंटरेस्ट शो किया, उसमें से 4 को शॉर्टलिस्ट हुए, 3 फाइनली आफ्टर कमर्शियल बिडिंग दे वर सक्सेसफुल टू गेट दिस। तो इसका जो वज़न है वो 8.2 kg आता है, जो कि पुराना GSQ और इंडियन आर्मी का था उसके अकॉर्डिंग था। और सर, दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट इसको बोला जा सकता है क्योंकि ये जो अब जो बना है नया GSQ 1707 जो है वो उसमें फ्रंट प्लेट स्नाइपर को रोकना चाहिए और वो भी 6 गोलियां स्नाइपर की। तो इस बुलेट प्रूफ जैकेट में स्नाइपर की 6 से 8 गोली रोकने की क्षमता है विदाउट एनी परफोरेशन, और बैक फेस सिग्नेचर भी 25 mm से कम है, जो कि कहीं पर भी वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होता है। अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो 44 मिलीमीटर का बैक फेस सिग्नेचर वहाँ का स्टैंड स्पेसिफिकेशन है और यहाँ हमें 25 mm से कम करना था। उसके बावजूद भी ये स्नाइपर वाली फुल जैकेट, फ्रंट में स्नाइपर, पीछे जो लेवल होता है वो NIJ लेवल 3 या 3+ कहलाता है, और ग्रॉइन होता है, साइड्स होती हैं, ये सब मिला करके वेट करके 9.5 kg का बना है। तो ये टेक्नोलॉजी 3 इंडस्ट्रीज लेकर के अब इंडियन आर्मी को देंगे। तो आज 3 इंडस्ट्रीज़ के साथ में आपने यहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया? जी, आज 3 इंडस्ट्रीज़ को किया है और तीनों को अभी हैंड होल्डिंग करेंगे, ये वाली टेक्नोलॉजी पूरा देंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी केवल ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे पूरा साइंस हुआ है, इसके पीछे पूरा मटेरियल का करेक्टराइजेशन हुआ है, टेस्टिंग हुआ है, सिमुलेशंस हुआ है, मॉडलिंग हुआ है, उसके बाद बहुत सारे इन हाउस टेस्टिंग हुए हैं, बैलिस्टिक टेस्टिंग हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो लैब है उसमें हमारे पास गैस गन है, तो कई तरीके के एम्यूनिशंस को यूज़ करके हम उसके प्रोजेक्टाइल्स को उसको भेद करके इनिशियल टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद TBRL चंडीगढ़ में जा कर के अधिकतर टेस्ट होते हैं, जहाँ इनका थर्मो मैकेनिकल कंडीशनिंग होता है कि इसको एजिंग कर दिया जाता है और एजिंग करने के बाद गिराया जाता है कि सेरामिक को तोड़ दें, पर उसको भी बचाना होता है। तो उसके बावजूद इसके ऊपर इमीडिएटली फिर गोली फायर होती हैं, 6 गोलियां, तो उसको रोकना पड़ता है क्योंकि और वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से होती है, 10 मीटर की डिस्टेंस से, जबकि एक स्नाइपर आप जानते हैं कि 200 मीटर से भी अभेद करके अचूक हो जाता है। तो इसका नाम भी हमने अभेद ही रखा है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। कितना टाइम, सर आप बता रहे थे, कितना टाइम लगा इस टेक्नोलॉजी? हमारा देखिए, शुरू में एक मास्टर्स प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ, फिर PhDs हुए, अभी तक तो करीब 10-12 PhDs इस डोमेन में हो चुके हैं जिन्होंने इस पे काम किया है अलग अलग दिशाओं में, और सारी फैसिलिटीज़ बनी हैं, सारे मटेरियल्स का करेक्टराइजेशन हुआ है। तो 2009 से ये शुरू हुआ था। 2017 में DRDO ने इसको हमें सपोर्ट किया लैब बनाने के लिए, फिर 2020 में लैब बन के तैयार हुई और 2021 में पहला ट्रायल सक्सेस हुआ था हमारा, और तब से फिर वो फेलियर्स भी मिले और कई बार फेलियर्स मिले, ऐसा नहीं कि एक बार में हुआ। तो उससे हमारा पूरा टेक्नोलॉजी रिफाइन होती गई और फेलियर से ही हम सीखते हैं। हमारे इसका कोई टीचर होता नहीं है, गोली का कोई टीचर नहीं है, वो तो अगर जाना चाहेगी तो कहीं से भी निकल जाएगी। तो उसको रोकने के 10 तरीके होने चाहिए आपके पास। तो वो सब साइंस से आता है, सिमुलेशन से आता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है, बैकग्राउंड मेहनत बहुत लगती है। तो इंडस्ट्री के पास उतना समय नहीं होता, तो एकेडमिया को आना ज़रूरी था इसमें। बिल्कुल सर। और एक्सट्रीम वेदर क्लॉथिंग की अगर बात करें तो वो भी मतलब बहुत ठंडे जो जगह हैं वहाँ पर भी काम करने वाले कपड़े, और गर्म जगहों पर उनके बारे में बताएंगे? तो एक्सट्रीम कोल्ड में जैसे सियाचिन जैसी जगह में जहाँ -30 -60 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं, तो उनको मॉड्यूलर टाइप का होता है कि जब आप बेस कैंप में हैं तब ठंड उतनी नहीं होती है, फिर आप
एक लेवल पे जाते हैं, फिर उसके ऊपर का लेवल पे जाते हैं तो -60 तक पहुंच जाते हैं। फिर आपको सस्टेन करना पड़ता है, तो मॉड्यूलर टाइप का 3 लेयर्स 4 लेयर्स में पहनना पड़ता है। और वो लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं तो वहाँ एक एक ग्राम की वैल्यू होती है। सोल्जर्स को ये सोचना पड़ता है कि अगर हमें दांत साफ करने हैं तो टूथपेस्ट की तो ज़रूरत है, पर टूथब्रश उंगली से काम चला सकते हैं तो वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि टूथब्रश में भी कुछ वजन होता है। तो वहाँ पर एक एक ग्राम की वैल्यू है जो कि उस टेरेन में समझा जा सकता है, जो कि हम लोग नहीं अभी अमूमन समझ पाते हैं। तो इसलिए जितना लाइट वेट वो क्लोथिंग होगा, जितना लाइट वेट हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, जितना लाइट वेट हमारे पास एम्यूनिशंस वगैरह भी होगा, तो फ़ायदा रह सकता है। क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्लाइंब करना पड़ता है, आपको चढ़ना पड़ता है, आधा किलोमीटर की बर्फ़ की वॉल होती है। तो ऐसे डोमेन में रहना और देश की रक्षा करना, तो उस चीज़ को समझना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर वो किससे बना होगा, उस फैब्रिक के बारे में बता पाएँ कि वो जो फैब्रिक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, जिसमें कि अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स होते हैं, पॉलीमर बेस्ड होते हैं, टेक्सटाइल मतलब कॉटन बेस्ड भी होते हैं, कुछ वुल बेस्ड भी होते हैं। तो उन सबको कोमिंगल करना, उनको बनाना, उनका स्ट्रक्चर को डेवलप करना जिसमें कि हम हीट को ट्रैप कर सकें, तो वो सारी टेक्नोलॉजी उसमें जाती है। तो इसमें सर ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है? ये सारी टेक्नोलॉजी यहाँ बनी है बिकॉज वी हैव अ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हियर एंड मैनी फैकल्टीज आर एक्सपीरियंस इन दैट। और उनको जब ये प्रोजेक्ट मिला कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर करना है तो दे न्यू कि क्या करना है, तो 4-5 साल में वो लैब में सब डेवलप हुआ। अब इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, 3 इंडस्ट्रीज़ कि वो लैब से अब को डेवलप करेंगे और को क्रिएट करेंगे उन टेक्नोलॉजीज़ को। तो सर ये एक्सट्रीम हॉट वेदर एंड एक्सट्रीम कोल्ड दोनों के लिए सेम फैब्रिक? नहीं, दोनों के लिए अलग होता है, दोनों का रिक्वायरमेंट्स अलग है। हीट को अलग तरीके से टैकल करना होता है, कोल्ड को अलग तरीके से, तो उसके फैब्रिक्स अलग होते हैं, इसके सब कुछ अलग होता है। तो सर हॉट में कितनी टेम्परेचर तक जैसे फायर अगर लगता है तो फायर को रोकने के लिए फायर प्रोटेक्टिव सिस्टम्स होते हैं, इसमें फैब्रिक होता है, इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसे ग्लास फाइबर्स होगा या बासाल्ट फाइबर होगा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत हाई रहता है, तो उससे लाइट वेट बनाना, उनका टेक्सटाइल बनाना, उससे क्लोथिंग बनाना। तो इस तरह की कई लेयर्स होती हैं कि बाहर अंदर बॉडी को हार्म ना करे और बाहर से बाहर वो हीट को डिफ्लेक्ट करें। तो ये सर कितने इंडस्ट्रीज को आपने ट्रांसफर किया? 3 इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र हुआ है। तो 3 ये इंडस्ट्रीज़ हैं, 3 वो कोल्ड वेदर की हैं, 3 बुलेट प्रूफ की हैं, तो 9 इंडस्ट्रीज़ तो ये डिफरेंट आ गई हैं। प्लस एक रिलायंस का जो मटेरियल डेवलप करना चाहते हैं, अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथीन, इंडिया में जो अभी तक मिलता नहीं है, उस लेवल का जो बैलिस्टिक मटेरियल बन सके हमारे लिए, और सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे आपको शुरू में वो DGTM ने बताया था कि मिडवे जाकर के हम इधर भी देख रहे हैं कि इसको प्रूव कर लें कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है, बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जिससे कि मालूम पड़े कि ये टेक्नोलॉजी के लिए रॉ मटेरियल स्क्रैच से स्टार्ट करके हम आत्मनिर्भर बने किसी भी तरीके से। थैंक यू सो मच। तो ये हैं प्रोफेसर नरेश भटनागर, जिन्होंने बताया कि 3 टेक्नोलॉजी जो हैं वो आज 9 इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र की गई और उसको बनाने में कितना लंबा वक्त लगा, और आज कितना कहेंगे कि इनके लिए गर्व का क्षण है कि आज IIT दिल्ली DRDO के साथ मिलकर इंडस्ट्रीज़ को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।